तो अगर इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के रेलवे स्टेशनों की तरफ ध्यान दिया जाए ना, तो एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है वहाँ। हाँ बिल्कुल, वो तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। मतलब हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपना सामान बांधकर वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। और पहली नज़र में तो ये दृश्य सीधे तौर पर 2020 के उस भयानक कोविड लॉकडाउन की याद दिला देता है। जब सब कुछ अचानक ठहर गया था। सही कहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार कोई वायरस या महामारी नहीं फैली है। इस बार इस घबराहट और पलायन के पीछे की जो वजह है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अर्थशास्त्र का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसकी शुरुआत दुनिया के दूसरे कोने में दागी गई एक मिसाइल से होती है। एकदम सही। और यही बात इस पूरी स्थिति को इतना जटिल बनाती है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण या कहें कि इस डीप डाइव में हम इसी कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। पहला है वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा का लेख लेट्स रीअश्योर द माइग्रेंट्स, जो इस पूरी जमीनी हकीकत और प्रवासी मजदूरों की स्थिति को सामने रखता है। हाँ, और दूसरा स्रोत भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। दूसरा स्रोत है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का एक बेहद अहम शोध पत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके, मतलब हमारे जीडीपी आंकड़ों की सच्चाई पर बहुत गंभीर सवाल उठाता है। तो हमारा आज का उद्देश्य यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि आखिर कैसे पश्चिम एशिया का एक भू राजनीतिक टकराव भारत की किसी छोटी सी झुग्गी में रखे एक 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कमी का कारण बन सकता है। और साथ ही ये भी देखना कि जब ऐसे बाहरी झटके लगते हैं तो क्या हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर होती भी है या नहीं। सही बात है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो लक्षण सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, मतलब मजदूरों का वापस लौटना। अब ये वापसी कोई रबी की फसल कटने के बाद होने वाले सामान्य पलायन जैसी बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक गहरी आर्थिक बेचैनी है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इन मजदूरों की घबराहट का सबसे तात्कालिक कारण बाजार से उन 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों का अचानक गायब हो जाना है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब जब हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में 14.2 किलो वाला वो बड़ा लाल सिलेंडर आता है। हाँ, जो मध्यम वर्ग के घरों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लेकिन असंगठित क्षेत्र के एक दिहाड़ी मजदूर के जीवन यापन का अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग होता है। उनके पास न तो किसी स्थायी पते का प्रमाण होता है जिससे वो सब्सिडी वाला बड़ा कनेक्शन ले सकें, और नहीं उनके पास एक साथ 1000 रुपए खर्च करने की पूंजी होती है ना? एकदम सही। उनका जीवन डेली कैश फ्लो यानी रोज की नकदी पर चलता है। इसलिए वो पूरी तरह से बाजार में मिलने वाले छोटे 5 किलो के कमर्शियल सिलेंडरों पर ही निर्भर होते हैं। और यहीं पर वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का असर दिखाई देता है। जब इन छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होती है ना, तो उस मजदूर का चूल्हा सीधे तौर पर प्रभावित होता है। हाँ। लेकिन एक सवाल है कि ये आपूर्ति बाधित क्यों हो रही है। लेख में एक आंकड़ा दिया गया है कि भारतीय रुपया तेजी से गिर रहा है और हाल ही में इसने डॉलर के मुकाबले 95 के आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा स्तर है। बिल्कुल। तो भारत अपनी तेल की जरूरतों का 80% हिस्सा आयात करता है। मैं सोच रहा था कि इस मुद्रा के गिरने और एक मजदूर के गैस सिलेंडर के बीच का ये मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें वैश्विक पूंजी के प्रवाह को थोड़ा देखना होगा। जब पश्चिम एशिया जैसे किसी संवेदनशील क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडराता है ना, तो वैश्विक निवेशकों में घबराहट फैल जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो विकासशील देशों के बाजारों से अपना पैसा निकालकर उसे सबसे सुरक्षित जगह डालना चाहते हैं, यानी अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड्स में निवेश करने लगते हैं। तो इससे डॉलर की मांग अचानक बढ़ने आती है। बिल्कुल। मांग बढ़ने से भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। अब चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल और गैस की जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा आयात करता है, और इसका भुगतान हमें डॉलर में ही करना होता है। सही कहा। तो रुपए के कमजोर होने का सीधा मतलब है कि हमें उसी मात्रा में गैस खरीदने के लिए अब बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। ये तो एक बहुत ही कसी हुई रस्सी की तरह है। मतलब अगर पश्चिम एशिया में उस रस्सी का एक सिरा खींचा जाता है तो उसका कंपन पूरी लंबाई से गुजरते हुए भारत की किसी झुग्गी में उस सबसे कमजोर धागे को तोड़ देता है। हाँ, वो 5 किलो का सिलेंडर। बिल्कुल। क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस महंगी होती है तो आयातकों का मुनाफा कम हो जाता है और बाजार में सबसे पहले उन छोटे गैर सब्सिडी वाले कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति ही रोक दी जाती है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। और आयात महंगा होने का अर्थ सिर्फ गैस का महंगा होना नहीं है, बल्कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई का रूप ले लेता है।
मतलब हर चीज महंगी हो जाएगी। हाँ, ऊर्जा महंगी होने से हर उस चीज की लागत बढ़ जाती है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये मुद्रा का गिरना और तेल पर हमारी भारी निर्भरता सबसे पहले उस अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर पर ही प्रहार करती है, क्योंकि उसकी दिहाड़ी तो वही रहती है, लेकिन उसके रोजमर्रा के खर्च रातों रात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम संकट की जड़ की ओर जाएं, तो नक्शे पर हमें उस जगह को देखना होगा जहां से ये पूरी आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रित हो रही है। आप हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की बात कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। स्रोत सामग्री को गहराई से पढ़ने पर एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। आमतौर पर जब हम हॉर्मोन्स के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ कच्चे तेल से जुड़ा मामला है। जो कि एक आम धारणा है। लेकिन ये जलमार्ग हमारी खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। और ये एक ऐसा सच है जो वैश्विक व्यापार की नाजुकता को पूरी तरह से उजागर करता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सिर्फ ऊर्जा का ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के खेतों के लिए पोषण का भी मुख्य मार्ग है। अच्छा, कैसे? अगर हम आंकड़ों पर गौर करें ना, तो दुनिया भर में व्यापार होने वाले अमोनिया और यूरिया, जो कि उर्वरक या खाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका 25 से 30% हिस्सा इसी एक संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। 25 से 30% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से? ये तो किसी भी आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। बिल्कुल है। और लेख में ये भी बताया गया है कि उर्वरक उत्पादन के लिए उपयोग होने वाली प्राकृतिक गैस का 20% हिस्सा भी यहीं से आता है। अरे बाप रे! यही कारण है कि वहां की कोई भी हलचल पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा देती है। स्थिति की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि ईरान के हमलों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण कतर ने अपने गैस प्लांट बंद कर दिए हैं। और कतर तो बहुत बड़ा सप्लायर। हाँ, कतर वैश्विक यूरिया आपूर्ति का 14% हिस्सा अकेले संभालता है। जब इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन और परिवहन रुकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की भारी कमी हो जाती है। तो अगर हमारी खेती और खाद की आपूर्ति इस एक समुद्री रास्ते पर इतनी ज्यादा निर्भर है, तो क्या इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि हमारी खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर इस बात पर लटकी है कि दो देशों के बीच युद्ध होगा या नहीं? काफी हद तक। मतलब भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां सरकार किसानों को भारी सब्सिडी पर खाद उपलब्ध कराती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के दाम 3 गुना बढ़ जाएं, तो इसका मतलब है कि सरकार का सब्सिडी बिल अचानक आसमान छूने लगेगा। ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। ये न केवल खाद्य सुरक्षा का संकट है, बल्कि एक बहुत बड़ा राजकोषीय संकट भी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और संरचनात्मक बदलाव हो रहा है, जो शायद तेल या गैस की भौतिक कमी से भी ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ेगा। वो क्या? होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों का जो टोल या शुल्क होता है ना, उसके भुगतान के तरीके में एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। हाँ, स्रोत सामग्री के अनुसार ये टोल अब अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में चुकाया जा रहा है। बिल्कुल। और दशकों से हम पेट्रो डॉलर व्यवस्था के बारे में सुनते आए हैं, जहां वैश्विक व्यापार मुख्य रूप से डॉलर पर ही टिका होता है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि इस बदलाव के पीछे का मैकेनिज्म क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, पेट्रो डॉलर व्यवस्था 1970 के दशक से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ रही है। जब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी तेल केवल डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है, तो हर देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी मात्रा में डॉलर रखने पड़ते हैं। सही बात है। और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व ताकत और वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण देता है। अब जब होर्मुज़ का टोल युआन में चुकाया जाने लगा है ना, तो ये उस व्यवस्था में एक बड़ी सेंध है। मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। अगर हम एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखें, तो इसका अर्थ ये है कि वैश्विक व्यापार में डॉलर के एकाधिकार को अब सीधे तौर पर चुनौती मिल रही है। तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। हाँ। और भारत जैसे देश के लिए, जो अपने आयात के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर है, इस बदलाव का मतलब है कि अब हमें एक ऐसी नई कूटनीतिक और आर्थिक वास्तविकता के बीच संतुलन खोजना होगा, जहां डॉलर का एक छत्र राज नहीं है। एकदम ठीक कहा आपने। और जब दुनिया के नियम इतनी तेजी से बदल रहे हो ना, तो किसी भी देश के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका अपना आंतरिक आर्थिक ढांचा कितना मजबूत है। मतलब अगर बाहर इतनी बड़ी आंधी चल रही है, तो क्या हम उस आंधी को झेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण स्रोत प्रासंगिक हो जाता है। अरविंद सुब्रमण्यम का भारत के जीडीपी आंकड़ों पर किया गया शोध पत्र। जी। ये शोध पत्र सच में अर्थव्यवस्था को मापने के हमारे तरीके पर बहुत बुनियादी सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगर बाहरी झटके इतने तीव्र हैं,
तो हमारे आंतरिक रडार को एकदम सटीक होना चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम के आंकड़े बताते हैं कि हमारा रडार शायद पिछले 2 दशकों से गलत दिशा दिखा रहा है। कैसे? उनके अनुसार 2005 से 2011 के बीच आधिकारिक वृद्धि दर लगभग 7% बताई गई थी, जबकि असल में ये 8 से 8.5% के बीच थी। अच्छा। मतलब उस दौर में हमारी अर्थव्यवस्था जितना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, हमने उससे कम आंका। लेकिन मुझे लगता है कि शोध पत्र का सबसे चिंताजनक हिस्सा इसके बाद की अवधि का विश्लेषण है। हाँ, वो तो है। 2012 से 2023 के बीच की अवधि में स्थिति बिल्कुल उलट गई। आधिकारिक तौर पर इस दौरान जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% के आसपास बताई गई। लेकिन सुब्रमण्यम के शोध के अनुसार गहराई से विश्लेषण करने पर वास्तविकता में यह दर केवल 4.5% के आसपास ठहरती है। मतलब पिछले 1 दशक से अधिक समय में अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। और ये कोई छोटी मोटी गणना की भूल नहीं है। ये तो एक पूरी कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान है। जी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी विसंगति पैदा कैसे हुई। इस भारी विसंगति के पीछे का मुख्य कारण, जैसा कि शोध पत्र में बताया गया है, वो है डेटा के स्रोतों में किया गया बदलाव। अच्छा। हाल के वर्षों में जीडीपी की गणना करते समय एक नई कार्यप्रणाली अपनाई गई, जिसमें संगठित क्षेत्र यानी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां और पंजीकृत व्यापारों के आंकड़ों को लिया गया और उसी के आधार पर यह मान लिया गया कि असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसे अर्थशास्त्र में प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना कहते हैं। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी तार्किक खामी नजर आती है। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि हम एक इमारत की छत को देखकर उसकी नींव की मजबूती का अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। स्रोत सामग्री का एक सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 94% हिस्सा इसी अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र से आता है। हाँ। जिसमें रेहड़ी पटरी वाले, छोटे बुनकर और वो प्रवासी मजदूर शामिल हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। एकदम सही। और इस प्रॉक्सी का गणित तब तक ही काम कर सकता था जब तक संगठित और असंगठित क्षेत्र एक ही दिशा में और एक ही रफ्तार से चल रहे हों, जो कि हमेशा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था को जो बड़े झटके लगे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी का लागू होना हो या फिर कोविड-19 का प्रभाव हो, उनका असर इन दोनों क्षेत्रों पर बिल्कुल अलग अलग हुआ है। इन झटकों ने अनौपचारिक क्षेत्र की कमर तोड़ दी, जबकि संगठित क्षेत्र, जिसके पास पूंजी और तकनीक थी, उसने न केवल रिकवर किया बल्कि मुनाफा भी कमाया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जिसका कंपास पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ, एक तरह से। अगर 94% आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है और आप उनकी आर्थिक सेहत का अंदाजा चंद बड़ी कंपनियों के मुनाफे को देखकर लगा रहे हैं, तो ये गणितीय रूप से एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि अरविंद सुब्रमण्यम के इन आंकड़ों पर चर्चा करने का मतलब किसी राजनीतिक नैरेटिव का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ उस कार्यप्रणाली और गणित को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ये तय करता है कि नीतियां कैसे बनेंगी। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और जरूरी दृष्टिकोण है, क्योंकि देखिए, जब नीति निर्माता आधिकारिक रडार पर देखते हैं तो उन्हें 7% की शानदार वृद्धि दर दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। हाँ। लेकिन उस रडार पर वो 94% अनौपचारिक क्षेत्र दिखाई ही नहीं देता, जो वास्तव में संघर्ष कर रहा है। इसी कार्यप्रणाली की खामी के कारण ये पता ही नहीं चलता कि जमीन पर असली हकीकत क्या है। और यही बात इस पूरी चर्चा के दोनों छोरों को आपस में जोड़ देती है। कैसे? अगर सरकार के पास जो डेटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो वो उस प्रवासी मजदूर के दर्द को कैसे समझेगी जो एक 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहा है। सही बात है। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा, ऊर्जा और खाद के दाम बढ़े और उसका सीधा असर हमारे उस अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ा जिसे हमारे जीडीपी के आंकड़े माप ही नहीं पा रहे हैं। और यही ज्योति मल्होत्रा के लेख का मुख्य निष्कर्ष भी है। ये सच है कि पश्चिम एशिया का ये कूटनीतिक तूफान हमारी वजह से नहीं आया है। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके आर्थिक झटके सबसे ज्यादा हमारे समाज के उस निचले तबके द्वारा महसूस किए जा रहे हैं जो पहले से ही असुरक्षित है। जब तक आधिकारिक आंकड़ों की ये विसंगति दूर नहीं होती, तब तक नीति निर्माताओं के लिए इस संकट का सही अंदाजा लगाना नामुमकिन होगा। सरकार को केवल इन भ्रामक आंकड़ों के भरोसे बैठने के बजाय जमीनी हकीकत का सक्रिय मूल्यांकन करना होगा। हाँ, और हम प्रवासी मजदूरों को ये आश्वस्त करना होगा कि व्यवस्था उन्हें देख पा रही है और इस संकट में उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में युद्ध का खतरा मंडराने और एक व्यापारिक समुद्री मार्ग के बाधित होने से
लाखों मजदूरों का जीवन अचानक अस्थिर हो जाता है। एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लेकर वैश्विक यूरिया आपूर्ति के ठप होने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की जंग तक सब कुछ एक दूसरे से गुंथा हुआ है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा विचार मन में आता है। वो विचार क्या है? मैं सोच रहा था कि अगर आज सिर्फ एक हॉर्मज़ जलडमरू मध्य में तनाव होने से इतनी बड़ी आर्थिक उथल-पुथल मच सकती है, तो जरा सोचिए कि जलवायु परिवर्तन के चरम पर पहुंचने पर क्या होगा। ये तो काफी डराने वाली बात है। मतलब एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां पनामा नहर सूखे के कारण सूख जाए, स्वेज नहर में कोई नया भूराजनीतिक संकट आ जाए और हॉर्मूज में तनाव और बढ़ जाए। सब कुछ एक ही समय पर। हाँ, जब दुनिया भर की कई महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं एक साथ टूटेंगी, तब क्या हमारा ये मौजूदा वैश्वीकृत आर्थिक ढांचा, जो इतने दूर दराज के चोक पॉइंट्स पर निर्भर है, उन झटकों को झेल पाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर विश्लेषणात्मक प्रश्न है जो पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। क्या हमें पूरी तरह से एक नए स्थानीयकरण पर आधारित सिस्टम की कल्पना करनी होगी? एक लोकलाइज्ड सिस्टम। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहां किसी गरीब के घर का चूल्हा या किसी किसान के खेत की खाद हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे किसी कूटनीतिक युद्ध की मोहताज ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जो मूल स्रोतों से आगे जाकर हमें अपनी पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरी सोच और इन जटिल कड़ियों को सुलझाने के बाद हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने और समझने के लिए सच में बहुत कुछ है। बिल्कुल। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।